नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राहु का रहस्य जानेंगे कि राहु ऐसा होता है कि राहु की बात आते ही लोग डरा देते हैं कि राहु है तो बहुत समस्या क्रिएट होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। राहु अनकंट्रोल्ड डिजायर है। व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पूरे मनोभाव से लगता है। राहु किन भावों में बैठ करके आपको आपकी इच्छा की पूर्ति करवाते हैं, या राहु किन भावों में बैठ करके आपकी जो सारी समस्याएं हैं उसको खत्म करते हैं। राहु के नाते ही लोग जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। राहु की वजह से हर व्यक्ति शीर्ष तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब है कि राहु आपकी किन भावों में बैठ करके आपके जीवन को वेल्थ धन से भर देते हैं, समस्याओं का अंत कर देते हैं। राजयोग ही राजयोग। राहु अष्टलक्ष्मी योग भी देते हैं। आदमी एक लक्ष्मी के लिए परेशान रहता है, राहु के द्वारा एक योग बनता है अष्टलक्ष्मी योग। कैसे बनता है कि जब राहु छठे भाव में हो और गुरु केंद्र में हो, 1, 4, 7 या 10 में किसी भाव में हो, तो अष्टलक्ष्मी नामक योग की निष्पत्ति होती है। तो राहु डराने के लिए ही नहीं है। राहु जीवन में आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी ग्रोथ को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं राहु। क्योंकि राहु होता क्या है कि एक सूत्र है कि जब मेलेफिक प्लैनेट कौन कौन होते हैं? मंगल, सूर्य, शनि और राहु जब आपके उपचय भाव यानी कि 3, 6, 10 और 11वें भाव में होते हैं तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि जो राजयोग होता है, राजयोग कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कि राजयोग होते हुए भी राजयोग का जो है वो नहीं हो पाता है, मतलब फलित नहीं होता राजयोग। तो ये जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं वो आपके तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अगर बैठे हैं और आपकी कुंडली में राजयोग बन रहे हैं तो जो अरिष्ट योग हैं उनको खत्म करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपके जो मेलेफिक प्लैनेट है 3, 6, 10 और 11 में हैं तो जीवन में राजयोग फलित होता है, अरिष्ट योग खत्म होता है। राहु को आधा शरीर वाला बताया गया है। राहु भगवान विष्णु के चक्र से जब शरीर कटता है तो आधा शरीर राहु के रूप में हो जाता है, आधा शरीर केतु के रूप में हो जाता है। तो राहु को महावीर भी कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि जब ये तीसरे घर में बैठते हैं तो पराक्रम में वृद्धि कर देते हैं। व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है और अपने काम के लिए इतना मेहनती हो जाता है और वही पराक्रम व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाता है और अनकंट्रोल डिजायर देता है और साथ ही साथ वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि तीसरे घर में राहु है तो अति पराक्रमी बना देगा, और व्यक्ति में के अंदर जब अति पराक्रम होगा तो व्यक्ति अपनी अनकंट्रोल डिजायर को पूरा करने में सक्षम भी होगा। छठवां घर ये राहु का सबसे सुपर स्पेशल घर होता है। ये छठवें घर में अगर राहु हैं तो समझ लीजिए आपको अष्टलक्ष्मी योग देते हैं छठवें घर से। क्योंकि छठवां राहु जिस भाव में बैठते हैं, जैसे छठवें घर में बैठे तो आपके रोग को खत्म कर देंगे, आपके ऋण को खत्म कर देंगे, आपकी शत्रुओं को खत्म कर देंगे, और जो षड रिपु हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब जो है खत्म करने के साथ साथ अष्टलक्ष्मी योग की निष्पत्ति करते हैं। तो
छठवें राहु अगर आपका है तो अपनी दशा में व्यक्ति को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हैं, वो राहु की दशा में अपने उच्चतम स्तर तक गए, या मुकेश अंबानी हैं, वो राहु की दशा में अपने उच्चतम स्तर तक गए। अमित शाह हैं, वो राहु की दशा में अपने उच्चतम स्तर तक गए। तो जो भी व्यक्ति अपनी उच्चतम स्तर तक पहुंचता है, इसका मतलब राहु उनको सपोर्ट कर रहा है, राजयोग दे रहा है। तो राहु, लेकिन अगर तीसरे घर के अलावा हम नवें घर, सीधे अपोजिट घर को देखें तो नवें घर में बैठ के राहु ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। नेगेटिव रिजल्ट कब देते हैं कि जब राहु का संबंध जो है 3, 6 और 11 भाव के स्वामियों से होता है। 3, 6, 11 तीसरा घर होता है काम का। व्यक्ति के अंदर डिजायर ज्यादा हो जाएगी और तो क्या होगा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। 6 क्रोध, छठवें घर के स्वामी के साथ जब इनका संबंध बनता है तो नेगेटिव होता है, क्रोध बढ़ाता है। और 11 होता है आपकी डिजायर। राहु के साथ उनकी युति बनेगी तो उनकी डिजायर इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, वो अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो राहु जब 9th हाउस में बैठते हैं और 1, 5 और 9 यानी कि लग्न, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी के साथ कनेक्ट होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो व्यक्ति धर्म परायण होता है, पिता से उसके संबंध अच्छे होते हैं, गुरु से संबंध अच्छे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वो धर्म त्रिकोण के स्वामियों से जुड़ता है तो राहु पॉजिटिव रिजल्ट देता, क्योंकि राहु जिनके साथ बैठता उन्हीं के साथ व्यवहार करने लगता है। लेकिन अगर काम, क्रोध और लोभ के स्वामियों के साथ बैठेगा तो उसके अंदर काम की उत्पत्ति होगी, लोभ की और क्रोध की, तो वो नकारात्मक रिजल्ट देता है। लेकिन अगर तीसरे भाव में केतु बैठ जाए, केतु संत है, कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, पराक्रमहीन बना देता है व्यक्ति को। राहु 4th हाउस में अगर बैठ जाए, पराक्रम की जरूरत आपको कहाँ है, कर्म क्षेत्र में है कि घर में है? अगर आपके कर्म क्षेत्र में है तो आप अपने पराक्रम के द्वारा अपने कर्म को आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रोफेशन में लीड करेंगे। लेकिन अगर आप घर में हैं तो आपकी माता को कष्ट होगा, आपके परिवार वालों आपकी वजह से परेशान रहेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर, ऐसे लोग जिनका राहु 4th भाव में है, उनको अपने घर से बाहर निकल के अगर काम करें तो उनको लाभ मिलता है। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। 4th भाव में जब राहु रहेगा तो कहेगा कि बहुत बड़ा होटल बनाना है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी लेना। कहा नहीं, होटल नहीं, चलो तुम्हें एक टपरी खोल देते हैं, उसी पे बैठ करके काम करो और उसको आगे बढ़ाओ। अगर आप उसको आगे बढ़ाते हैं तब आपकी प्रोग्रेस होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अब अगर 11th हाउस में राहु हो तो अपनी इच्छा पूर्ति हेतु कुछ भी करेगा व्यक्ति, बहुत ही मतलब धर्मी राजा का रूप ले लेता है राहु, क्योंकि डिजायर है ना 11वां घर, और 11वें घर में केतु बैठ जाए तो व्यक्ति को पुरुषार्थहीन बना देगा। 5th हाउस का राहु अगर 3, 6 और 11 यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी के साथ कनेक्ट हो जाए तो आपका जो पराक्रम है उसे खा जाएगा। 12वें घर में कहते हैं कि 12वें घर में राहु है तो 12वां घर किसका है? मुक्ति का है, चैरिटी का है, हॉस्पिटल का है।
अगर 12वें घर में राहु है तो व्यक्ति विदेश से संबंधित अगर काम करता है, विदेश जा करके काम करता है तो जीवन में बहुत सफल रहता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करता है तो भी सफल रहेगा। 12वें घर में राहु अगर 1, 5, 9 के स्वामी के साथ बैठेगा, जुड़ेगा, संबंध दृष्टि संबंध होगा, तो व्यक्ति धर्म कर्म पर खर्चे करेंगे, क्योंकि 12वां घर खर्चों का भी होता है, 12वां घर चैरिटी का भी होता है। लेकिन अगर राहु 3, 6, 11 के साथ बैठेगा या उनसे कनेक्ट होगा 12वें घर में, तो 12वां घर होता है सैया सुख का। तो व्यक्ति अपनी सैया सुख के लिए, भोग विलास के लिए खर्च करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप राहु से जब डरते हैं तो राहु से डरना नहीं है, आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में राहु किन भावों के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर अच्छे भावों के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आपके जीवन में आपको सर्वोत्तम स्थिति प्रदान करेगा। अगर खराब भावों के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आपको समझ लीजिए सतर्क रहने की जरूरत है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। सेकंड हाउस का राहु व्यक्ति को धन संबंधी डिजायर देता है। व्यक्ति हमेशा पैसे के बारे में सोचता है और धन देता भी है धन के साथ, लेकिन उसके साथ साथ असुरक्षा का भी भाव रहता है। 8वें अगर राहु है और 8वां घर किसका है? सडनली ग्रोथ का और सडनली डाउन का। तो अगर 1, 5, 9 यानी कि लग्न पंचम भाव या नवम भाव के स्वामी के साथ उसकी कनेक्टिविटी होती है, दृष्टि संबंध होता है या साथ में बैठते हैं, तो व्यक्ति रातों रात करोड़पति हो जाएगा। लेकिन अगर 3, 6, 11 के साथ इनका संबंध होता है तो रातों रात उसके सामने तमाम सारी दिक्कतें आ जाएंगी। असाध्य रोग हो सकता है, क्योंकि 8वां घर जो है मृत्यु का भी भाव होता है और असाध्य रोगों का भी होता है। अगर चतुर्थ भाव किसका है? राज सिंहासन का। राज सिंहासन मिलेगा कैसे? 10th हाउस का राहु राज सिंहासन देता है। 1, 5 और 9 प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव यदि 12वें भाव के स्वामी के साथ कनेक्ट होते हैं या फिर 3, 6 और 11 के साथ कनेक्ट होते हैं तो राहु की सबसे डेंजरस स्थिति होती है। राहु की अंतरदशा में कौन सी अंतरदशा आपके जीवन में अच्छा फल देगी और कौन सी खराब फल देगी? क्योंकि चंद्रमा में अगर राहु की अंतरदशा चल रही है तो चंद्रमा मन का कारक है, तो आपको मानसिक परेशानियां देता है। सूर्य अचानक प्रॉब्लम, सबसे व्यक्ति जो आपके घर में होगा, पिता होगा, उसको समस्याएं दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। शनि के साथ राहु का अंतरदशा चल रही है तो जो है अचानक जो है हानि होने लगेगी। तो ऐसे कुछ योग बनते हैं जिसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। और राहु का मतलब ये है कि 3, 6 और 10 और 11 भाव में यानी कि उपचय भाव में अगर राहु बैठता है तो इन भाव में बैठ करके आपको शीर्ष प्रदान करेगा, सर्वोत्तम प्रदान करेगा। लेकिन तीसरे घर में अगर राहु है तो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। 6ठे घर में राहु है तो ननिहाल पक्ष के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। 10वें घर में राहु है तो सास के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर स्त्री की कुंडली में है तो पति की माँ के लिए अच्छा नहीं होगा, और पुरुष की कुंडली है तो पत्नी की माँ के लिए अच्छा नहीं होगा। 11वें घर में राहु है तो मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपकी राहु की जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको, तो आप तीर्थ स्थान का दर्शन करेंगे, संतों से मिलेंगे, अच्छे लोगों से संबंध आपके बनेंगे। और राहु परिक्रमा कराता है, आपको घूम घूम कर ज्ञान लेना चाहिए। आप घूम घूम कर लोगों से मिलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है राहु। राहु से डरना नहीं है, राहु से घबराना नहीं है।
और राहु अच्छा रिजल्ट जब देता है तो आपके जीवन को सर्वोत्तम बना देता है। आपके सामने तमाम सारे उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपका जीवन सर्वोत्तम होता है। अब अगर आपकी कुंडली में राहु थोड़ा सा नेगेटिव स्थानों में बैठा हुआ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उसको क्या, आपकी रेमेडी क्या है, उपाय क्या है? तो उसके लिए आपको भगवान शिव की शरण में चले जाना चाहिए। मंगल खराब है तो नारायण की शरण में, राहु खराब है भोलेनाथ की शरण में। भोलेनाथ की शरण में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, राहु सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो ये तो है। अगर आपके संतान भाव में पंचम स्थान में राहु बैठे हुए हैं तो आपको कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपकी संतान सही रहेगी, आपकी शिक्षा सही रहेगी, तो वो सब चीजें सही हो जाता है। तो राहु से घबराना नहीं है, राहु से डरना नहीं है, राहु से परेशान नहीं होना है। राहु आपको शीर्ष तक पहुंचाने के लिए आते हैं। राहु आपके लिए अच्छा देते हैं, सर्वोत्तम देते हैं। अगर राहु आपकी सही जगह बैठ जाएं, सही जगहों के स्वामी के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो आज आपने देखा कि राहु का रहस्य कैसे खुलता है, कैसे आपको उच्च पद की प्राप्ति कराता है, कैसे आपको सर्वोत्तम देते हैं। ये है राहु का रहस्य। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।